नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे अन्नम भट्ट की तर्क संग्रह में मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम करण की चर्चा करते करते कारणों के विषय में जान आए, फिर से करण की चर्चा पे आते हैं। करण क्या है? तो फिर तीनों परिभाषाएं याद कीजिए कि व्यापारवत साधारणम कारणम करणम, साधकतमम करणम या प्रकृष्ट कारणम करणम। अब आपने सभी प्रकार के कारण जान लिए, समवाय कारण भी जान लिया, असमवाय कारण भी जान लिया, निमित्त कारण भी जान लिया। अब प्रकृष्ट कारण क्या है? तो किसी भी कार्य के लिए जो प्रकृष्ट कारण है या जो उसका साधकतम है, या जो तर्क संग्रहकार कहते हैं कि व्यापारवत असाधारणम कारण, वो करण है। चलिए, व्यापारवत जो असाधारण कारण तर्क संग्रह की परिभाषा है उसको समझते हैं। तो व्यापार क्या है ये जानना जरूरी है। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनको व्यापार। व्यापार की परिभाषा दी कि जो जिससे बनता है उसके बनने का जो जनक है, कारण है, वो उसका व्यापार है। हम समझें कि घड़ा बनाया जा रहा है, मिट्टी है, मिट्टी जुड़ रही है, लेकिन वो मिट्टी जुड़ कैसे रही है? जब एक व्यापार हो रहा है, जब एक प्रोसेस हो रही है, तभी तो वो मिट्टी जुड़ रही है ना। आप मान लीजिए सूखी मिट्टी पड़ी है और आप कहें कि वो जुड़ जाए और घड़ा बन जाए, तो नहीं बनेगा। पहले उस मिट्टी को गीला करना पड़ा है, कुम्हार बड़ी मेहनत करता है, तब वो मिट्टी तैयार होती है कि जिससे घड़ा बन सकता है। अगर उसमें एक भी कंकड़ रह जाएगा तो घड़ा नहीं बनेगा। तो जो मिट्टी की पूरी प्रक्रिया हुई, मिट्टी तैयार हो गई घड़े के लिए, उस मिट्टी को चाक के ऊपर रखा गया, फिर एक दंड लेकर के उस चाक को जोर से घुमाया गया। वो चाक घूमता जा रहा है और वो कुम्हार जो है अपने हाथों की कलाकारी दिखा रहा है। मिट्टी के एक कण के साथ दूसरे कण का संयोग होता चला जा रहा है और वो घड़ा बनता चला जा रहा है। तो मिट्टी समवाय कारण हो गई, उसका संयोग असमवाय कारण हो गया, और ये चाक और ये दंड जो है ये निमित्त कारण हो गए जिनसे कुम्हार उसको बना रहा है। अब इन सब कारणों में असाधारण कारण क्या है और उसका व्यापार क्या है? तो देखिए, व्यापार जो है, मैंने कहा मिट्टी होने से या मिट्टी को इकट्ठा करने से नहीं बनता है घड़ा। पहले मिट्टी को तैयार करना है और फिर उसको चाक पे रख के घुमा के और एक आकृति देते चला जाना है। एक आकृति देता जाएगा और फिर वो घड़े का रूप ग्रहण करती है। तो ये जो चाक घुमाया जाना है, दंड के द्वारा चाक जो घुमाया जाता है, और वो चाक जब घूमता है तो ये चाक का घूमना, उसका जो भ्रमण है, ये व्यापार है। क्योंकि मिट्टी को जोड़ने के लिए भी जो एक हेतु चाहिए, जो असाधारण कारण है, उसका व्यापार क्या है? उसका व्यापार यह है कि चाक घूमता है और चाक के घूमने से वो क्रमशः मिट्टी जुड़ती चली जाती है, जुड़ती चली जाती है और घड़े का स्वरूप ग्रहण करती है। ये हुआ इसका व्यापार। चलिए, पट के संदर्भ में देखते हैं, कपड़े के संदर्भ में देखते हैं। तो तंतु है, तंतु का संयोग करेंगे तो पट बन जाएगा। तो तंतु समवाय कारण है, तंतु का संयोग असमवाय कारण हो गया। वहां जो मशीन है, चाहे वो तुरी वेमा हो या लेटेस्ट स्विट्जरलैंड वाली मशीन हो, स्विस मशीन हो, वो इसके निमित्त कारण है। लेकिन जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया इसका व्यापार है।
जो धुरे को, एक धुरे को दूसरे धुरे के साथ सटाने वाली जो प्रक्रिया चलती है, अब उस प्रक्रिया को करने वाला जो साधन है, यानी वो जो मशीन है, वो इसका व्यापार है। मशीन जो चलती है, मशीन चलने की जो प्रक्रिया है, वो इसका व्यापार है। चलिए एक बिल्कुल सरल उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए घड़ा है, आपको घड़े को देखना है। अब यहां घड़ा जो है वो प्रमा है। देखने के लिए आंखें जरूरी होती हैं, आंखों से ही घड़े को देखा जाएगा। घड़ा भी विद्यमान है, आंख भी विद्यमान है, लेकिन घड़े को देखने वाला जो व्यापार है, यानी आंख का और घड़े का जो संयोग होना है, घड़े को देखने की जो प्रक्रिया है, घड़ा आपके सामने है, आंखों से आपको उस घड़े को देखना है। मान लीजिए घड़ा आपके सामने रखा है, आप आंखों से उसको देख भी रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान अगर अन्यत्र है तो भी घड़े के दर्शन का लाभ नहीं होगा। घट दर्शन का जो व्यापार है, यानी आंखों से आप घड़े को देखें, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी डिजाइन कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, इसके लिए जो आपका दृष्टि व्यापार काम करता है, वो व्यापार है। तो वो साधक तम है, इसलिए वो करण होगा। तो घड़ा क्या हो गया? प्रमा हो गया। आपकी आंखें उसके लिए प्रमाण हो गई, और वो जो व्यापार है ना, आंखों से घड़े को देखने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आपका करण हुआ। एक पाणिनीय व्याकरण में साधक तमम करणम कहा गया है, उस चीज को भी थोड़ा सा देख लें। जब कर्ण की व्याख्या ही कर रहे हैं और इसी पे पूरा वीडियो बना रहे हैं, तो फिर जरा व्याकरण की दृष्टि से भी देख लेते हैं, साहित्यिक दृष्टि से देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपको एक स्टोरी लिखनी है, एक कहानी आपको लिखनी है। आप लेखक हैं, आपके दिमाग में प्लॉट है, विचार चल रहे हैं, आपने सोच लिया कि मुझे इस विषय को लेकर के ये मेरा नायक रहेगा, ये मेरी नायिका रहेगी, और ये प्लेटफॉर्म रहेगा, और ये सारी चीजें रहेंगी, और आप एक स्टोरी लिखना चाहते हैं। कागज भी विद्यमान है, पेन भी विद्यमान है, आपके दिमाग में प्लॉट भी तैयार है। अब आप लिखना शुरू करते हैं, तो इसमें जो लिखने का व्यापार है, पेन से लिखा जा रहा है, कागज पे लिखा जा रहा है, दिमाग से आ रहा है, और आप उसको लिखते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अब यहां जो पेन है वो करण का काम कर रहा है, क्योंकि आपके लिखने के व्यापार में वही प्रक्रिया है जो आपके मन के अंदर विद्यमान प्लॉट को कागज पे एक मूर्ति रूप प्रदान कर रहा है। नहीं, कितना भी दिमाग में सोच लें और कितना भी आप उंगलियां फिराते रहें, हाँ, आप कंप्यूटर पे बैठ जाएं, अपने मोबाइल पे बैठ जाएं और उसमें टाइपिंग करने लग जाएं, तो शायद उंगलियों से भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप कागज पे लिख रहे हैं तो उसके लिए वहां पे करण बनेगा आपका पेन। तो ये करण क्या है, ये आपको समझाया है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब यहां पे करण के 4 प्रकार बताए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यानी इन्हीं को हमने प्रमाण कहा है। तो प्रत्यक्ष करण के द्वारा हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति होती है। तो अब प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान के साधन
इन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। कर्ण के संदर्भ में इतना ही। अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा कि उसके जवाब आपको दूं। अन्यथा मैं यही मान के चलता हूं कि मैं जो समझा रहा हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस समय तर्क संग्रह पढ़ाने में एक आत्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है, एक विशिष्ट आनंद की प्राप्ति हो रही है। क्या आपको पढ़ने में हो रही है? तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।